हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं आज इस वीडियो में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहां पे हम वो सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारा कंसेप्ट यहां पे देंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3D के बारे में। तो 3D में सबसे पहले यहां पे 3D में क्या होता है कि 3 तरह का एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और तीनों का तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का तीनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर हम यहां पे बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है आपका। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा x1, 0, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे y और z 0 होगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y1, 0। अगर z एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना हो तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, z1। ये हो गया। अगर कोई xy प्लेन पे पॉइंट लेना हो तो xy प्लेन पे z का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई कह दिया कि एक पॉइंट xy प्लेन पे लो तो xy प्लेन पे कैसे लोगे, x1, y1, 0। अगर कोई कह दिया कि yz प्लेन पे लो, yz प्लेन, तो यहां x मिसिंग है तो ये 0, y1, z1। अगर कोई कह दे कि xz प्लेन पे एक पॉइंट लो, xz प्लेन पे, तो यहां x1, 0, y1 लेंगे। 3D में मेनली हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, तो हम यहां पे स्ट्रेट लाइन के नजरिए से सारी चीजों को बात करते हैं। तो 3D में क्या होता है, जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब तुमको निकालना हो तो तुमको 2 चीजों का जरूरत पड़ता है, एक पॉइंट का और दूसरा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो अगर तुम्हें निकालने आता है तो तुम डायरेक्शन कोसाइंस आसानी से निकाल सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियो, जैसे मानो तुम्हारे पास एक है आर वेक्टर, आर वेक्टर है तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया तुम्हारा आर वेक्टर। तो इसका अगर कोई डायरेक्शन रेशियो पूछा तो सिंपली आई के साथ कौन है, एक्स है तो एक्स, जे के साथ कौन है, वाई है तो वाई, और के के साथ कौन है, जेड। तो ये एक्स, वाई, जेड जो हो गया वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। मतलब डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो एक्स, वाई और जेड का कंपोनेंट होता है। एक्स, वाई और जेड का क्या होता है, कंपोनेंट। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई एक आर वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, हमको इसका डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना हो तो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 2, -3, 4। 2, -3, 4 एकदम आसानी से जो x का कंपोनेंट है, जो y का कंपोनेंट है, जो z का कंपोनेंट है, वही तुम्हारा कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। याद रखे, जो x का कंपोनेंट है, जो y का कंपोनेंट है, जो z का कंपोनेंट है, वही तुम्हारा कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट है x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो। तो ये 2 पॉइंट हो गया A और B। तो अगर हमको AB का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, AB का, तो यहां गौर करो, बाद में कौन है, B है, फिर कौन है, A। तो सेकेंड मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। याद रखे, 2 पॉइंट अगर दिया है तो दोनों कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक लाइन है जिसमें कोऑर्डिनेट है 1, 2, -3 और एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, 1। हमको इसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो होगा 2 - 1, तो ये 2 - 1। यहां -3 है तो -3 - 2, -3 - 2 हो जाएगा और यहां पे 1 + 3 हो जाएगा। तो गौर करो, 2 - 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 1, -5, 4 जो हो गया ये डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखे, डायरेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट है। और अगर डायरेक्शन रेशियो तुमको पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हम पता कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर पता है। लेकिन सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। तो एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। ध्यान देना,
एक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। मान लेते हैं कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। याद रखे ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएगा तो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। एल, एम और एन मतलब कि ये जो कॉस अल्फा है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉस बीटा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कॉस गामा एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यहां पे एल क्या आएगा? कॉस अल्फा आएगा, एम क्या आ जाएगा? कॉस बीटा आ जाएगा और एन जो है वो कॉस गामा बनेगा। इन तीनों के बीच आपस में एक रिलेशन भी होता है। अगर हम यहां पे देखेंगे तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो बनेगा वो 1 के बराबर बनेगा। मतलब कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा। ये याद रखना है। अब यहां पे क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है। याद रखें डायरेक्शन रेशियो गिवन है ए बी सी। हमको पता करना है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच एक कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन है कि डायरेक्शन कोसाइंस हम मान लिए एल, एम और एन है। यहां पे ये तुम्हारा क्या है? गिवन है, ये तुमको फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पे एम का फॉर्मूला होगा बी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन का फॉर्मूला होगा सी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका है। अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस का जरूरत हो तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में। अब सवाल उठता है कि लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है? तो लाइन का इक्वेशन के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो पता होना चाहिए और दूसरा या तो डायरेक्शन रेशियो पता हो या डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का मेन काम होता है कि वो लाइन का इंक्लिनेशन बता देता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो गौर करो, तुम्हारे पास एक लाइन है, ये लाइन x1, y1, z1 से पास कर रहा है। यहां पे हम पढ़ाने जा रहे हैं लाइन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। मतलब यहां पे पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है। पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये लाइन का इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। मतलब कि अगर एक लाइन पे पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो, एक लाइन पे पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो लाइन का इक्वेशन ये हुआ। तो ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो। याद रखना, पॉइंट पता हो और डायरेक्शन रेशियो पता हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा होता है कि एक लाइन है जिसपे दो पॉइंट पता हो। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। तुम गौर करो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? पॉइंट तो मालूम ही एक, बट यहां पे डायरेक्शन रेशियो पता था, यहां डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के मदद से पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकाल ले दो पॉइंट के मदद से तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? सेकंड पॉइंट मतलब पॉइंट का डिफरेंस बताए थे, तो ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 फिर z2 माइनस z1। यह आ गया डायरेक्शन रेशियो।
पॉइंट पता है x1 y1 z1, तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस x1, a के जगह पे x2 माइनस x1, फिर बनेगा y माइनस y1 b के जगह पे y2 माइनस y1, फिर बनेगा z माइनस z1 c के जगह पे z2 माइनस z1। ये हो गया लाइन का इक्वेशन कब, जब दो पॉइंट लाइन पे पता हो, और ये हो गया लाइन का इक्वेशन कब, जब एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता हो। ध्यान रखना, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये, दो पॉइंट पता है तो ये। तीसरा होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है x1, y1, z1 से, और इस बार इसका डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N। याद रखना, इस बार डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस पता है, पॉइंट पता है, तो तुम्हारा लाइन का इक्वेशन बनेगा x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m और z माइनस z1 बाई n। ये हो गया लाइन का इक्वेशन। तो गौर करो, लाइन का इक्वेशन तीन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। एक, अगर पॉइंट पता हो, डायरेक्शन रेशियो पता हो तो ये, अगर एक लाइन पे दो पॉइंट पता हो तो ये, अगर एक लाइन पे पॉइंट और डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो ये। अच्छा, इन तीनों में गौर करो, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। इन तीनों में अगर हम ध्यान से देखें तो गौर करो, x का कोएफिशिएंट, न्यूमरेटर कोएफिशिएंट 1 है, y का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट 1 है और z का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट 1। सब में देखो, x का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट, y का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट और z का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो x, y, z का जो न्यूमरेटर कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। याद रखना, अगर x, y, z का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट 1 होना ही चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। जैसे तुम्हारे पास मानो एक एग्जाम्पल है 2x माइनस 1 बाई 3, इधर है माइनस वाई प्लस 3 बाई 5, और है इधर माइनस 2z, या 2 ले चुके हैं तो माइनस 3z प्लस 4 बाई 6। अब गौर करो, ये लाइन का इक्वेशन तो है, लेकिन इसको पहले हम लाइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब लाइन के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए x, y और z का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, पॉजिटिव 1। तुम गौर करो, यहां x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 कॉमन खींच लो, तो 2 कॉमन खींचेंगे तो x माइनस 1 बाई 2 बाई 3 बनेगा। यहां पे गौर करो, y का कोएफिशिएंट 1 तो लेकिन माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 3 बाई 5 बनेगा। यहां से माइनस 3 कॉमन ले लो तो ये z माइनस 4 बाई 3 बन जाएगा, डिवाइड बाई 6। अब इसको खींच के नीचे लाओ, यहां 2 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस हाफ, ये 3 बाई 2। यहां पे देखो माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3 माइनस 5। यहां माइनस 3, इसको नीचे अगर ले आए तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 और ये माइनस, तो ये z माइनस 4 बाई 3 डिवाइड बाई माइनस 2। तो ये हुआ तुम्हारा लाइन का इक्वेशन। याद रखना, x, y, z का न्यूमरेटर कोएफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, और अगर +1 नहीं है तो हम +1 पहले बनाएंगे। तो ये था लाइन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। अब यहां पे लाइन के इक्वेशन को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जब कभी भी किसी भी लाइन को आई कैप, जे कैप और के कैप के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म कहलाता है। और जब इक्वेशन आई कैप, जे कैप और के कैप से इंडिपेंडेंट होता है तो वो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। यहां पे जो हम इक्वेशन पढ़े हैं, गौर करो, इसमें कहीं भी आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं दिख रहा है, तो ये तीनों तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन जो होगा वो आई कैप, जे कैप और के कैप से इंडिपेंडेंट होगा, जबकि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो होगा वो आई कैप, जे कैप और के कैप पे डिपेंड करेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम्हारे पास कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म से किस तरह से हम उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो गौर करो, जैसे तुम्हारे पास है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। हम इसको चेंज करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी चेंज करना हो तो एक चीज दिमाग में रखो कि आर वेक्टर जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है।
आर वेक्टर किसके बराबर होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर। अब गौर करो कैसे चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं, कार्टेशियन वाले को पूरे को लैम्डा से इक्वेट करते हैं। अब इसको और लैम्डा को लेके अगर हम चले तो गौर करो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा होगा। उसी तरह से y माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा होगा। उसी तरह से z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा होगा। अब इससे इसको अगर सिंप्लीफाई कर तो a को इधर भेज दे, तो अगर हम a को इस साइड भेज दे तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा हो जाएगा। उसी तरह से b को यहां भेजे तो यहां y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लैम्डा होगा। c को यहां भेजे तो यहां पे z माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c लैम्डा। हमको यहां से x y z निकालना है तो मेरे पास x क्या आ जाएगा? x1 प्लस ए लैम्डा आ जाएगा। y क्या आ जाएगा? y1 प्लस बी लैम्डा आ जाएगा। और z क्या आ जाएगा? z1 प्लस सी लैम्डा। अच्छा, एक चीज और याद रखो, ये जो x y z आया है ये एक जनरल पॉइंट है। ये एक जनरल पॉइंट है किस पे? लाइन पे। तो लाइन पे कभी भी तुमको जनरल पॉइंट निकालना हो, जैसे इस लाइन का एक जनरल पॉइंट, जैसे इस लाइन पे बहुत सारा पॉइंट है ना, तो एक जनरल पॉइंट है ये, मतलब लाइन पे अगर जनरल पॉइंट निकालना हो तो यही तरीका होता है। अब देखो एक्स वाई जेड आ गया, इस एक्स वाई जेड को यहां पे जाके आर में रख दो। तो अगर हम आर में रखे तो आर क्या बन जाएगा? आर यहां देखो एक्स है, एक्स के यहां पे ये रखेंगे तो x1 प्लस ए लैम्डा, आई क्या बना? y के जगह पे रखेंगे y1 प्लस बी लैम्डा, j क्या बना? z के जगह पे रखेंगे z1 प्लस सी लैम्डा, k क्या बन गया। अब गौर करना नेक्स्ट क्या बनेगा, ये x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बना। और दूसरे तरफ इन तीनों से देखो यहां ए लैम्डा आई कैप, बी लैम्डा जे कैप, सी लैम्डा के कैप, तो अगर हम लैम्डा कॉमन ले ले तो ये ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप बन गया। और यही तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। ध्यान देना, यही तुम्हारा क्या है? लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर गौर से देखो तुम तो गौर करो यहां पे पॉइंट क्या है? x1 y1 z1 है। तो देखो पॉइंट आया x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, मतलब पॉइंट जो है उसके साथ कहीं लैम्डा नहीं है। देखो यहां डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी, तो देखो ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, डायरेक्शन रेशियो आया और उसके साथ कौन है? लैम्डा। मतलब वेक्टर फॉर्म में लैम्डा के साथ जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और लैम्डा से जो इंडिपेंडेंट होता है वो पॉइंट होता है। और उसी पॉइंट को वेक्टर में कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। याद रखना, अगर कहीं पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है मतलब वो लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ, ये डायरेक्शन रेशियो है। वेक्टर फॉर्म में इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। डायरेक्शन फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। ये याद रखोगे तुम लोग। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किसका? कार्टेशियन। कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में तो ये हो गया। अब अगर तुम लोग खुद देखो, एक लाइन तुम्हारे पास है x माइनस वन बाई टू, वाई प्लस टू बाई माइनस थ्री, और इधर है z प्लस वन बाई फोर। तो देखो यहां पॉइंट क्या? पॉइंट को पहले पहचानो, वन है, इधर माइनस टू है, और ये पॉइंट क्या? माइनस वन। ये हो गया पॉइंट का काम करेगा। और ये डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा क्या है? तो टू है, माइनस थ्री है और फोर है। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्या बनेगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वन आई कैप माइनस टू जे कैप, और ये बनेगा माइनस के कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स ये पूरा वेक्टर, ये टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। ये तुम्हारा वेक्टर में कहलाएगा डायरेक्शन वेक्टर। याद रखना, ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन वेक्टर। और ये तुम्हारा कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर से कार्टेशियन में जाना। अच्छा, अगर ये दिया हुआ मतलब ये डायरेक्शन रेशियो ये नीचे जाएगा और ये किस में जाएगा? पॉइंट में। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। दो लाइन के बीच एंगल, ये दो लाइन, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा ही होगा। याद रखना, हर एक लाइन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो मानो a1, b1, c1 है। इसका डायरेक्शन रेशियो मानो a2, b2 और c2 है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। याद रखना, जब कभी भी दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो तुमको पता होगा, तो एंगल का फॉर्मूला होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इधर हो जाएगा रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर, इसका नाम L1 है, इसका नाम L2, तो यहां L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो उस केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो होगा वो जीरो होगा, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जीरो। और अगर L1 L2 के पैरेलल हो जाए, अगर L1 और L2 पैरेलल हो जाए, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 के और बराबर होगा C1 बाई C2 के। याद रखे, यहां दो एंगल, दो लाइन के बीच का एंगल, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखते चले, हमेशा हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग लिखते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तुमको क्या निकालना है? वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है लाइन का, जो कि पास कर रहा है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4, 5, 2, -4, और कह रहा है विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और पैरेलल है टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ध्यान देना, तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना कार्टेशियन और वेक्टर में, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। क्वेश्चन आप बार बार हम डिक्टेट कर देंगे, आप लिखते चलेंगे। तो गौर करो, ये पॉइंट हो गया, मतलब ये किसका काम करेगा? x1 y1 z1, और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये डायरेक्शन वेक्टर हुआ, तो ये किसका काम करेगा? a, b और c। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c होता है। x1 y1 z1 मालूम है, तो ये x माइनस 5 और a तुम्हारा कितना है? 3 है। इधर y माइनस y1 कितना है? 2 है, और यहां पे गौर करो b कितना है? 2 हो गया। z माइनस z1 है -4, तो z प्लस 4 बाई c कितना है? -8। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अब अगर इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना हो, तो बताओ, ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन है, तो पॉइंट है तो क्या लिखेंगे? r वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप लिखे, और ये डायरेक्शन का काम कर रहा, तो लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये आ गया आंसर, बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया। अब अगर हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें, ये प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। किससे पास कर रहा? 1, 2, 3 से पास कर रहा। एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है किसके? -x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 बाई 7 इज इक्वल टू 2z माइनस 6 बाई 3। तो देखो, हमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा और इसके पैरेलल है। तो पॉइंट से पास कर रहा, तो x1 y1 z1 तो पता चल गया, ये किसका काम करेगा? x1 y1 z1। अब हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। तो जो लाइन का इक्वेशन तुमको निकालना है वो इसके पैरेलल है ना, मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो लाइन का इक्वेशन हम क्या माने? x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c। पॉइंट x1 y1 z1 का काम ये कर रहा है, तो x माइनस 1 बाई a, y माइनस 2 बाई b, और ये z माइनस 3 बाई c हो गया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल। तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकालें। लेकिन हम क्या बताए थे कि लाइन में x, y और z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तुम देखो यहां माइनस है, तो इसको पहले ठीक करते हैं, माइनस कॉमन, x प्लस 2 बाई 1 बना, ये y प्लस 3 बाई 7 बना, और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले ले तो z माइनस 3 बाई 3 बनेगा।
माइनस को नीचे खींच ले तो x प्लस 2 बाई माइनस 1 बना, ये y प्लस 3 बाई 7 बना, 2 को नीचे ले आओ तो z माइनस 3 बाई 2 बना। अब बताओ यहां का डायरेक्शन रेशियो ABC, यहां का डायरेक्शन रेशियो -1 7 और 3/2 दोनों पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा। तो a बाई -1 इज इक्वल टू व्हाट, b बाई 7 इज इक्वल टू c बाई 3/2 इज इक्वल टू लैम्डा मान दिए। तो यहां से बताओ a कितना आएगा माइनस लैम्डा, b कितना आएगा 7 लैम्डा और c कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 लैम्डा बाई 2। जाके यहां रख दो तो यह आ जाएगा x माइनस x1 माइनस लैम्डा, यह आ जाएगा y माइनस 2 7 लैम्डा और यह आएगा z माइनस 3 बाई c कितना है 3 लैम्डा बाई 2। सबसे लैम्डा हटा दे तो x माइनस 1 बाई -1 आया, ये y माइनस 2 बाई 7 आया और ये z माइनस 3 बाई 2 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा लाइन का इक्वेशन। कब, जब पॉइंट पता था और एक लाइन का इक्वेशन पता था जिसके पैरेलल कह रहा था। ये जो क्वेश्चन है जो अभी हम करवाने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से करोगे इसको। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1 3 -2, इस पॉइंट से पास कर रहा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर है लाइन के, एक लाइन है x बाई 1 इज इक्वल टू y बाई 2 इज इक्वल टू z बाई 3 और दूसरे लाइन भी है x प्लस 2 बाई -3 y माइनस 1 बाई 2 और z प्लस 1 बाई 5। ध्यान देना ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे। तुमको क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, यही क्वेश्चन है। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो हम लाइन का इक्वेशन, पॉइंट तो पता है तो हम लाइन का इक्वेशन ऐसा ले सकते हैं -1 है तो +1 बाई a, y माइनस 3 बाई b और यह है z प्लस 2 बाई c। गौर करो x1 y1 z1 यहां से यूज किए, abc नहीं पता है, abc हमको पता करना है। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0। तो यहां abc है, यहां 1 2 3 है, दोनों परपेंडिकुलर है तो ये a प्लस 2b प्लस 3c 0 हो जाएगा। कैसे, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 3, इसका डायरेक्शन रेशियो abc, दोनों परपेंडिकुलर तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। उसी तरह से इसका डायरेक्शन रेशियो -3 2 5 और यह है abc, परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा -3 प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। अब यहां से हमको abc निकालना, तुम गौर करो तुम्हारे पास 3 अननोन है, abc इक्वेशन 2 है, हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एबीसी निकालेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ए को लिखे, ए को लिखने के बाद ए वाले टर्म को ढक दो, ढक दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 5 10 बना, फॉर्मूला का माइनस, ध्यान देना इसको ढक दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9/10 का टॉपिक है। अब हम यहां पे लिखे b को लिखे, b वाले को ढको, आगे बढ़ो, तो 3 इंटू -3 क्या होगा -9, फॉर्मूला का 1 माइनस, फिर 1 इंटू 5 फिर आगे बढ़ो c, अब c के आगे कुछ नहीं है तो इधर से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 माइनस, फिर फॉर्मूला का माइनस 2 इंटू -3 -6 तो ये +6 हो गया। तो ये कितना आया a बाई 4 आया, ये कितना आ रहा b बाई -14 आ रहा और ये कितना आ रहा c बाई 8 आएगा, ये कितना आएगा c बाई 8 तो ये 8 हो गया। जो कैंसिल हो सकता है अभी कैंसिल कर दो, जैसे 2 हम हटा सकते हैं तो a बाई 2 b बाई -7 c बाई 4, इसको हम मान दिया लैम्डा। अब बताओ यहां से a क्या आएगा 2 लैम्डा आया, b क्या आएगा -7 लैम्डा आएगा और c का वैल्यू क्या आ गया 4 लैम्डा। तो a का वैल्यू 2 लैम्डा, b का वैल्यू -7 लैम्डा, c का वैल्यू 4 लैम्डा, जाके यहां रख दो तो ये x प्लस 1 a के जगह पे 2 लैम्डा रखे, फिर y माइनस 3 b के जगह पे -7 लैम्डा रखेंगे, z प्लस 2 c के जगह पे 4 लैम्डा, यहां से लैम्डा हट सकता है, हटा देंगे तो x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई -7 और ये z प्लस 2 बाई 4, ये हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करना सभी लोग।
ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जरूर इसको अच्छे से करोगे। अब क्या है कि दो लाइन का इंटरसेक्शन, हम सबसे पहले यह पता करेंगे कि दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा। दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा, तो जब कभी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन पता करना हो, जैसे एक क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं कि x - 1/2 है इज इक्वल टू y - 2/3 है इज इक्वल टू z - 3/4 है, और दूसरा लाइन है तुम्हारे पास x - 4/5 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z। हमको यह पहले पता करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यही हमको पता करना। तो जब कभी भी पता करना हो कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या करना, एक लाइन को लैम्डा मान देना और एक लाइन को म्यू मान देना। अब यहां से एक्स वाई जेड निकालेंगे लैम्डा के टर्म्स में, यहां से एक्स वाई जेड निकालेंगे म्यू के टर्म्स में। तो पहले एक्स वाई जेड निकालते हैं, तो जब इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो x - 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से बताओ x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। उसी तरह से जब इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। जब इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो z का वैल्यू आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। कैसा आया देख सकते हो एकदम इत्मीनान से। y - 2/3 को लैम्डा से इक्वेट किए, y - 2/3 को लैम्डा से इक्वेट किए, तो देखो 3 इधर गया तो y - 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा आया, 2 को इधर भेज दिए तो y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 आया। सिमिलरली z निकाल लिए। सेम तरीके से यहां पे निकालेंगे, इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, म्यू से। तो बताओ x कितना आएगा, x आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4। इसको इक्वेट करेंगे म्यू से तो y कितना आ जाएगा 2 म्यू प्लस 1, और इसको जब इक्वेट करें तो z कितना आ जाएगा म्यू। अब सुनो, दो लाइन इंटरसेक्ट अगर करता है, सोचो जरा, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, तो इस जगह पे इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसी जगह पे इस लाइन का y कोऑर्डिनेट, इस लाइन का y कोऑर्डिनेट सेम, इसी जगह पे इसका z कोऑर्डिनेट, इसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। तो ये है x कोऑर्डिनेट इस लाइन का और ये है x कोऑर्डिनेट इस लाइन का। अगर दोनों इंटरसेक्ट करता है तो दोनों x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना, तो दोनों x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4 आया। यहां से एक इक्वेशन बना दो, 5 म्यू को इधर भेज दो, 1 को उस साइड भेज दो, तो ये 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 आया, एक इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेट करें तो 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 आएगा। इससे एक इक्वेशन बना दो, 2 म्यू को इधर भेज दो, 2 को उस साइड भेज दो, तो ये 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1 आया। अब लास्ट वाले से यहां देखो 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू है, म्यू को इधर भेज दो तो ये 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। तुम देखो यहां पे कितना इक्वेशन आ गया, 3 इक्वेशन। अननोन है लैम्डा और म्यू, तो लैम्डा और म्यू निकालने के लिए हमको 2 ही इक्वेशन चाहिए। तो यहां से ये जो 3 इक्वेशन आया, 3 इक्वेशन में से कोई 2 इक्वेशन को पकड़ो जो तुमको अच्छा लगे, कोई 2 इक्वेशन को, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालो। जो आसान लगे उस 2 इक्वेशन को पकड़ो, सॉल्व करो और लैम्डा और म्यू निकालो। जैसे यहां पे हम पकड़ते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन से हम लैम्डा और म्यू निकालने जा रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, ध्यान देना, यहां पे मेरे पास इक्वेशन क्या था, हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को पकड़ते हैं तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू व्हाट, -1, और क्या है 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। तुम बताओ यहां से म्यू निकाल सकते हो कि नहीं, म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा। म्यू को इधर भेजे, 3 को इधर जाके इसमें पुट करो तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू की जगह पे रखेंगे 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करो, यह आ रहा 3 लैम्डा, यह आएगा -8 लैम्डा, यह आएगा -6, इधर -1, ये कितना बनेगा -5 लैम्डा बना। इसको उधर अगर हम भेज दे तो 5 बन गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया -1, लैम्डा -1 आ गया। यहां पे लैम्डा -1 रखो, तो अगर लैम्डा -1 रखोगे इस इक्वेशन में तो ये कितना आ जाएगा -4 माइनस म्यू इज इक्वल टू -3,
उसको उस साइड भेज दे तो माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू भी क्या आ जाएगा -1। देखो लैम्डा और म्यू -1 आया, लेकिन ये दोनों कौन से इक्वेशन से आया, इन दोनों इक्वेशन से। अब ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैम्डा और म्यू का वैल्यू इसमें रखो, अगर सेटिस्फाई कर गया, अगर सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्ट कर रहा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो लैम्डा भी -1 और म्यू भी -1, यहां पे -1 रखे तो ये कितना आ जाएगा -2, यहां -1 रखे तो ये कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 3। तो तुम देखो 3 इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई किया, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा। अब क्या है, एकदम ध्यान रखना है, यहां से 3 इक्वेशन बनेगा, कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे हम यहां पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाले, थर्ड में पुट किया, सेटिस्फाई किया तो यस, नहीं किया तो नो। अब सेटिस्फाई कर गया मतलब इंटरसेक्ट तो कर रहा। अब हमको निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरे पास एक लैम्डा का इक्वेशन इधर बना था जिसको हम हटा दिए हैं, खैर, और ये म्यू का इक्वेशन है। गौर करो, ये म्यू का इक्वेशन हम बनाए थे, इसको इक्वेट करके एक लैम्डा का इक्वेशन बनाए थे। तो तुम क्या करो, लैम्डा वाले इक्वेशन में या तो लैम्डा की जगह पे -1 पुट कर दो, एक्स वाई जेड आ जाएगा, या फिर म्यू वाले इक्वेशन में म्यू का वैल्यू पुट कर दो। जैसे यहां म्यू का वैल्यू -1 है, हम यहां पे पुट करते हैं। तो तुम ही बताओ, अगर हम यहां पे -1 रखें तो क्या आएगा, -5 + 4। तो -5 + 4 क्या बन जाएगा, अगर हम यहां पे -1 रख दे तो -1 बनेगा। यहां पे अगर हम -1 रखें तो खुद सोचो, यहां -1 रखेंगे, -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, और यहां पे -1 रखें तो z भी क्या आ जाएगा -1। मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा, और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो -1, -1, -1। तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। एक लाइन है तुम्हारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरा है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। हमको निकालना है इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक मामूली सा फॉर्मूला होता है जो तुमको याद रखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ध्यान देना इन दोनों का डिफरेंस, डॉट इन दोनों का क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यह फॉर्मूला तब लगता है जब 2 लाइन पैरेलल ना हो, याद रखना, जब 2 लाइन पैरेलल ना हो। एक और होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है, जैसे एक लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, दूसरा है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। तुम यहां देखो ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है मतलब समझ लेना कि ये पैरेलल लाइंस है। यहां पे देखो ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये नॉन पैरेलल लाइंस है। तो जब नॉन पैरेलल लाइंस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, और जब पैरेलल लाइंस रहेगा तो फॉर्मूला लगाना r मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, याद रखना a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल पे मैग्नीट्यूड, याद रखना, मतलब इसका ऊपर वाले का भी मैग्नीट्यूड। यह है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, और यह है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन पैरेलल लाइन। ध्यान देना यहां b1 क्रॉस b2 पे मॉड है, मतलब b1 क्रॉस b2 निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहां b वेक्टर पे मैग्नीट्यूड है, यहां पे वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब अगर हमें एक प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइन में है i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। हमको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम इत्मीनान से, तुम बताओ ये किसका काम करेगा, a1 का, तो a1 वेक्टर क्या आ जाएगा i क्रॉस i प्लस j। ये किसका काम करेगा, b1 का, तो b1 वेक्टर क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये दूसरा लाइन है तो a2 वेक्टर यहां पे क्या आएगा 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। इधर से B2 वेक्टर क्या आएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। हमको यहां साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अब इस वाले फॉर्मूला में हमको पहले क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो हम पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, वेक्टर में जानते हो कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, I कैप J कैप K कैप। पहले B1 है तो B1 का कंपोनेंट 2 -1 1 B2, 3 -5 और 2। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका सबको पता है। ये क्या आ जाएगा -2 -5 मतलब +5 माइनस जे कैप, ये कितना आएगा 4 -3, फिर के कैप, ये कितना आ जाएगा -10, ये 2 × -5 -10 +3, ये आया। तो तुम्हारा ये क्या बनेगा 3i कैप बनेगा। यहां से यहां देखो -j कैप बन जाएगा और यहां क्या बन जाएगा -7k कैप, ये आ गया। तो B1 क्रॉस B2 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 49 + 1 50 + 9 √59। तो ये √59 आ गया। तो ये √59 आया कौन, B1 क्रॉस B2। अब देखो B1 क्रॉस B2 आ चुका है, ये आ चुका है। हमको B1 क्रॉस B2 का डॉट लेना है A2 - A1 से। अब हमको A2 - A1 निकाल के B1 क्रॉस B2 के साथ क्या ले लेंगे, डॉट। चलो ठीक है, तो A2 - A1 क्या आएगा, ये A1 है और ये A2 है। तो यहां पे हम निकालने जा रहे हैं A2 - A1। तुम लोग खुद देखो A2 - A1 क्या बनेगा, 2i कैप माइनस i कैप, i कैप, यहां देखो j कैप है -j कैप, तो ये क्या आ जाएगा 0 j कैप। यहां देखो -k कैप है, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये -k कैप आया। अब ये A2 - A1 आया, ये B1 क्रॉस B2 आया। अब इन दोनों का क्या लेंगे, डॉट। तो डॉट A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब डॉट प्रोडक्ट सबको पता है। यहां देखो 3i कैप है और यहां i कैप है, तो इसका x कंपोनेंट और इसका x कंपोनेंट, तो 1 × 3 क्या बनेगा 3। यहां देखो 0 है, यहां -1 है, तो ये तो 0 ही बनेगा। यहां -1 है और यहां -7 है, तो ये +7 बना, तो ये कितना आ गया 10। अब सब कुछ पता चल गया। तो जब सब कुछ पता चल गया है तो हम शॉर्टेज रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, तो इसमें जाके फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका वैल्यू कितना आया 10 और इसका वैल्यू कितना आया √59। तो शॉर्टेज रेजिस्टेंस क्या आ गया √59 आंसर। एकदम आराम से। इसमें क्या होगा, पैरेलल रहेगा। जैसे एक प्रॉब्लम और अगर हम देखें पैरेलल के लिए, जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आर वेक्टर दिया हुआ है। आर वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर दूसरा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तुम देखो खुद यहां पे दोनों लाइन सेम है, दोनों का यहां पे ये दोनों वेक्टर सेम है, मतलब ये कैसा पैरेलल। हमको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। तो पहले ये किसका काम करेगा, A1 का। ये किसका काम करेगा, A2 का। ये किसका काम करेगा, B का। ये भी किसका काम करेगा, B का। तो सबसे पहले हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे। तो 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप j कैप -5k कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला सब लोग को पता है। इसका हम इसके साथ क्रॉस लेंगे। B वेक्टर तुम्हारा कितना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यहां पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के थ्रू यहां i कैप j कैप k कैप, यहां 2 1 -1, यहां 2 3 6। अब यहां से निकालते हैं इत्मीनान से, i कैप रखे तो ये कितना आ जाएगा 6, फॉर्मूला का माइनस और -3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट हम निकाल है -j कैप, ये कितना आ जाएगा 12 + 2 आ जाएगा।
फिर क्या आ जाएगा के कैप कितना आएगा 6 - 2, तो ये कितना बन गया 9i कैप बना, इधर से -14 जे कैप बनेगा प्लस 4 के कैप, ये आ गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। इसका देखो मैग्नीट्यूड है a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर है, तो यहां पे a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर ये आया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आएगा मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 14 का स्क्वायर तुम्हारा कितना बनेगा 196, 4 का स्क्वायर 16, ये निकल गया आराम से। और तुमको क्या चाहिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो बी वेक्टर यही है, तो ये क्या बनेगा 4, 9, 36, तो ये तुम्हारा क्या बन गया 7, ये आ गया 7। इन सबको अगर हम इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ने के बाद ये आएगा तुम्हारा 293, तो ये कितना आ गया 293, तो ये 293 आया और ये 7 आया, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा ऊपर में 293 √293 डिवाइड बाई 7, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हो गया। तो ये था 3D इतना ही है, इसको अच्छे से बढ़िया से रिवीजन कर रहे, कुछ और प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इसका कंसेप्ट दिमाग में रख लेते हो, तो 3D का सारा सवाल बन जाएगा तुमसे। और अगर फर्दर फिर भी कुछ कंफ्यूजन आता है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।